गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 25 के बारे में, जो था हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र के इस भाग में हम बात करेंगे यूरिन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। चौथा चरण जो है वो एक्सक्रीशन है या उत्सर्जन है। उत्सर्जन से पहले मूत्र निर्माण या यूरिन निर्माण की क्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे कहा जाता है परानिस्यंदन। दूसरी जो परिघटना है उसे कहा जाता है रीअब्जॉर्प्शन या वर्णात्मक पुनरावशोषण, और तीसरी प्रक्रिया है स्रावण या सिक्रीशन। क्लियर? इन तीनों चरणों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि जो यूरिन होता है उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है या नाइट्रोजनी अपशिष्ट वो होता है, और इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निर्माण हम पहले भी बात कर चुके हैं, यकृत के भीतर होता है। यकृत के भीतर कैसे होता है ये पिछली क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। यकृत के अंदर यूरिया के निर्माण के पश्चात यकृत इसे स्थानांतरित कर देता है यकृत शिरा में, और यकृत शिरा से ये यूरिन युक्त ब्लड, वापस बात करें, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत इसे रक्त में डाल देता है, और रक्त में कहां पर? यकृत शिरा में। अब ये यूरिया इस ब्लड में मिक्स है, और ये ब्लड यकृत शिरा से चला जाता है पश्च महाशिरा में, और पश्च महाशिरा से हृदय द्वारा पंप किया जाता है वृक्क की ओर। या किडनी की ओर। किडनी में वृक्क धमनी इसे नेफ्रॉन या वृक्काणु तक ले जाती है। वृक्क धमनी कैसे ले जाती है ये भी बात हम पहले कर चुके हैं। एक बार वापस डायग्राम को देख लेते हैं इसके। ये वृक्क धमनी है। वृक्क धमनी इसे हाइलम वाले भाग से वृक्क के अंदर प्रविष्ट करवा देती है। वृक्क धमनी से जो निकलने वाली शाखाएं हैं वो दोनों वृक्क में पहुंचती हैं। वृक्क में पहुंचने के बाद इसका क्या होता है और आगे बात कर लेते हैं, यहां से डायग्राम में और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये पृष्ठ महाधमनी है। क्लियर? और पृष्ठ महाधमनी से जो शाखाएं निकलती हैं वो वृक्क धमनी कहलाती हैं। क्लियर? और वृक्क धमनी अपनी ओर के वृक्क में रक्त को ले जाती हैं। भीतर जाने के बाद इसका क्या होता है और आगे बात कर लेते हैं। भीतर जाने के बाद ये कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, और कई छोटी छोटी शाखाओं में बटने के बाद क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये अंदर की ओर और धमनियों का महीन जाल बनाती हैं। इन धमनियों को अभिवाही धमनी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो छोटी छोटी धमनियां हैं ये अभिवाही धमनियां हैं। भीतर की ओर धमनियों का एक जाल होता है जो अलग अलग वृक्कों में अलग अलग धमनी को पहुंचाता है, अलग अलग वृक्काणुओं या नेफ्रॉन्स में अलग अलग धमनी को पहुंचाता है। ये धमनियां वृक्क के बोमेन संपुट वाले पार्ट में रक्त को ले जाती हैं, और वहां ले जाने के बाद ये कहलाती है अभिवाही धमनी, जो रक्त को बोमेन संपुट में गिराती हैं या ले जाती हैं। वहां जाने के बाद ये अभिवाही धमनी कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। इन छोटी छोटी शाखाओं को केशिका कहा जाता है। क्लियर?
और वापस ये केशिकाएं आपस में मिलकर एक और धमनी बनाती हैं जो पहले वाली धमनी से आकार में छोटी होती है। इस धमनी को कहा जाता है अपवाही धमनी। क्लियर? तो ये अभिवाही धमनी उस यूरिया युक्त रक्त को लेकर बोमन संपुट तक पहुंच जाती है। अब यहां से स्टार्ट होता है यूरिन निर्माण की क्रियाविधि। यूरिन निर्माण की क्रियाविधि में सबसे पहला काम है परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यह पहला चरण। फिर हम बात करेंगे दूसरे चरण के बारे में जिसे कहा जाता है वर्णात्मक पुनरावशोषण, और फिर बात करेंगे तीसरे चरण के बारे में जिसे कहा जाता है स्रावन या सिक्रीशन। तो पहले बात कर लेते हैं परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की शुरुआत जब होती है जब अभिवाही धमनी रक्त को लेकर आती है जिसमें यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थ मौजूद थे। इस रक्त में जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ मौजूद हैं वो यूरिया के अलावा यूरिक अम्ल, और क्रिएटिनिन है। क्लियर? इस उत्सर्जी पदार्थ के साथ यह ब्लड अभिवाही धमनी से होता हुआ इन केशिकाओं में पहुंचता है। केशिकाओं की जो भित्ति होती है उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। उसमें कई महीन छिद्र होते हैं। ये केशिकाओं की भित्ति है, इसमें महीन छिद्र होते हैं और इनका व्यास लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। यहां मौजूद जो केशिकाएं हैं उनके इन छिद्रों के कारण यहां पर छानने की प्रक्रिया होती है। इन केशिकाओं में ये छिद्रों की उपस्थिति के कारण ये अन्य केशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक मात्रा में छानती है। क्लियर? इसके छानने की दर इतनी ज्यादा होती है कि रुधिर का लगभग 95% जल छनकर बोमन संपुट में गिर जाता है, और जल के साथ साथ दूसरे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें कहते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, उसके अलावा कई काम के पदार्थ जैसे कि हमारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, विटामिन, खनिज लवण और जल भी छनकर बोमन संपुट में गिर जाता है। यहां पर क्लियर? बोमन संपुट में गिरा ये पदार्थ, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और मोटे प्रोटीन कण नहीं होते, वो ब्लड में ही रह जाते हैं, छनकर बोमन संपुट में नहीं गिरते। प्लाज्मा का वो पदार्थ उत्सर्जी प्लाज्मा यहां पर आ जाता है जिसमें हानिकारक अपशिष्टों के साथ साथ कई लाभदायक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। इसे कहा जाता है निस्यंद। क्लियर? तो इस प्रकार से जो केशिकाएं हैं उन केशिकाओं से ये अपशिष्ट छनकर और अपशिष्ट के साथ उपयोगी पदार्थ छनकर जब बोमन संपुट की गुहा में गिरते हैं तो इसे निस्यंदन कहलाता है। और इस प्रकार जो छानने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है परानिस्यंदन। तो हम कह सकते हैं कि केशिकाओं या रुधिर केशिकाओं में से उत्सर्जी पदार्थ या अन्य आवश्यक पदार्थ छनकर बोमन संपुट में गिर जाते हैं। यह प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाती है।
क्लियर। और ये जो छना हुआ पदार्थ है ये ग्लोमेरुलस से छनकर यहां आया है, इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है ग्लोमेरुलर निस्यंद। क्लियर। आगे बात करें तो छानने की प्रक्रिया एक प्रकार से दबाव के द्वारा होती है। वो दबाव कैसे क्रिएट होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अभिवाही धमनी है ये आकार में मोटी होती है, यहां से रक्त केशिकाओं में आता है और तीव्र दबाव से आता है। लेकिन जब इसका वापस लौटना होता है या जब वापस जाता है तो वहां पर मार्ग सकरा होता है, इसकी वजह से केशिकाओं में एक प्रकार का दाब बन जाता है। ये जो दाब होता है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान लगभग 70 mmHg होता है, मिलीमीटर पारे की ऊंचाई से बराबर होता है। क्लियर। तो 70 mmHg दाब होता है। 70 mmHg दाब इन केशिकाओं पर पड़ता है और इसी दाब के कारण छानने की प्रक्रिया होने वाली होती है। लेकिन कुछ और दाब हैं जो इसके छानने का विरोध करते हैं, जो इस दाब के विपरीत काम करते हैं, छानने की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। हम उन दो दाबों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला दाब जो छानने को प्रेरित करता है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ग्लोमेरुलर द्रवस्थैतिक दाब। नेक्स्ट बात करें। दूसरा दाब मौजूद होता है इन केशिकाओं के भीतर मौजूद कोलाइडी पदार्थ में। यहां जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो कोलाइडी पदार्थ इस छनने का विरोध करते हैं। उनमें भी एक दबाव होता है और वो दबाव लगभग होता है 30 mmHg का, जो इसके विपरीत कार्य करता है, नेगेटिव काम करता है। क्लियर। इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कोलाइडी कणों के कारण होता है, रक्त में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या रक्त कोलाइडी परासरणीय दाब। क्लियर। ये इस दाब का विरोध करता है। एक और दाब का है जो इस दाब का विरोध करता है और छानने की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, वो है ग्लोमेरुलर निस्यंद में मौजूद दाब या ब्योमन संपुट में मौजूद तरल का दाब। ये तरल का दाब भी इस दाब का विरोध करता है, माने कि छानने का विरोध करता है। क्लियर। इस दाब का मान लगभग होता है 20 mmHg। क्योंकि यह दाब कैप्सूल, बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट के कारण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये दो प्रेशर इसके विपरीत कार्य करते हैं। अगर इन दोनों प्रेशर को जोड़ा जाए तो 50 mmHg दाब है। ये दाब रक्त से छानने का काम करता है, करने को प्रेरित करता है, जबकि ये दाब उसका विरोध करते हैं। तो अगर बात करें शुद्ध प्रभावी निस्यंद दाब की, इन दोनों को अगर माइनस करें तो 70 - 50 हमारे पास कितना दाब बचता है? 20 mmHg। इस 20 mmHg से यह तरल छनकर इसमें गिरता है, क्योंकि छानने का जो दाब है वो ज्यादा है और विरोध करने वाला जो दाब है वो कम है। जो नेट निकलता है वो कितना निकलता है? 20 mmHg। इसे कहा जाता है शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। क्लियर। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर। आगे बात करें, यहां लिख देते हैं इसे, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। क्लियर। तो ये था हमारा परानिस्यंदन। एक बार फिर देख लेते हैं। तो परानिस्यंदन की क्रिया किसे कहा जाता है? रुधिर केशिकाओं द्वारा
रुधिर केशिकाओं द्वारा अत्यधिक दाब से रुधिर को छानने की प्रक्रिया, जिसमें रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ छनकर या प्लाज्मा उत्सर्जी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में गिर जाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परानिस्यंदन। क्लियर? अब परानिस्यंदन से जो छनकर यहां पर गिरा है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर निस्यंदन। और इस ग्लोमेरुलर निस्यंदन में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। उनमें होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ये हानिकारक पदार्थ हैं, जबकि इनमें लाभदायक पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि मौजूद होता है। जल के बारे में भी बात कर चुके हैं। जल का रक्त में उपस्थित जल का लगभग 95% छनकर कहां गिर जाता है? ग्लोमेरुलर निस्यंदन में। और ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। क्लियर? जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो छानने के लिए दबाव डालता है, वो 70 mmHg, लेकिन जो उसका विरोध करने वाले हैं वो हैं एक तो ब्लड में उपस्थित ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ब्लड कोलाइडी परासरणीय दाब, जो कहां मौजूद, जो कितना होता है? लगभग 30 mmHg होता है। दूसरा जो दाब है वो है जो ग्लोमेरुलर निस्यंदन में, जो बोमन संपुट में जो तरल छना हुआ है उसमें उपस्थित दाब के कारण होता है, उसे कहा जाता है बोमन संपुट का है, इसलिए कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों विरोध करते हैं, जबकि ये छानने के लिए प्रेरित करता है। इन दोनों दाबों को अगर अंतर देखा जाए तो वो अंतर होता है कितना? 20 mmHg, और इसे ही कहा जाता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। और इसी दाब से रक्त छनकर बोमन संपुट में गिर जाता है। रक्त में से लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और मोटे प्रोटीन कण केवल रक्त में ही रह जाते हैं। शेष जो पदार्थ है, शेष जो भाग है, वो छनकर बोमन संपुट में गिर जाता है। तो ये था हमारा परानिस्यंदन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम परानिस्यंदन के बाद की प्रक्रिया, जिसे कहा जाता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो वर्णात्मक पुनरावशोषण भी क्यों जरूरी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं वापस एक बार, कि जो रक्त से छनकर पदार्थ आया है, उस रक्त से छनकर आए पदार्थ में अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ हमारे लिए उपयोगी पदार्थ भी मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण जल, जो लगभग रक्त में से 95% अलग हो जाता है। हमारे रक्त के दाब को बनाए रखने के लिए और उसमें पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए उसमें से इन पदार्थों का पुनरावशोषण आवश्यक होता है। और ये पुनः अवशोषण कहां से होता है? ये पुनः अवशोषण होता है समीपस्थ नलिका से, हेनले के लूप से, दूरस्थ नलिका से और संग्रह नलिका से। इन सभी जगहों से इन पदार्थों का, इन उपयोगी पदार्थों का पुनरावशोषण किया जाता है। इसे ही कहा जाता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो बात कर लेते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण के बारे में। तो इस परानिस्यंदन की क्रिया में जो भी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में आया है, उस पदार्थ में जो 95% जल है उसका पूरी नलिका में पुनरावशोषण हो जाता है और अंत में इस जल की 0.8% मात्रा ही रह जाती है। क्लियर? तो अगले डायग्राम से हम बात कर लेते हैं कि वृक्क नलिका में कहां कहां किस किस प्रकार कौन कौन से पदार्थों का पुनरावशोषण होता है।
तो वो जो परना निस्यंदन ग्लोमेरुलस निस्यंद समीपस्थ कुंडलित नलिका में आता है, तो सबसे पहले सर्वाधिक अवशोषण माने कि लगभग 60 से 80% पदार्थ का अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। क्लियर? इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण होने वाले पदार्थ ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल और अकार्बनिक लवण जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पदार्थों का अवशोषण होता है। यह अवशोषण एक प्रकार से सक्रिय अवशोषण है और इस सक्रिय अवशोषण में एटीपी का उपयोग किया जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में सर्वाधिक अवशोषण का प्रमुख कारण यहां पर पाए जाने वाली घनाकार कोशिकाओं में उपस्थित सूक्ष्मांकुर है, जिसके कारण अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है और इसी के कारण यहां पर सर्वाधिक अवशोषण हो पाता है। यहां पर जब अवशोषण होता है तो आने वाला जो निस्यंद है वो आगे पहुंचने से पहले आगे है हेनले का लूप, ये दिखाई दे रहा है आपको यू प्रकार की नलिका, ये हेनले का लूप है। यहां तक अवशोषण के पश्चात केवल 35% भाग ही आगे पहुंच पाता है, बाकी का अवशोषण कर लिया जाता है। जो ग्लोमेरुलर निस्यंद आया था उसका केवल 35% भाग यहां तक पहुंचता है और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये निस्यंद या ये तरल रुधिर के समपरासरी हो जाता है। समपरासरी का मतलब जैसी सांद्रता रुधिर की होती है वैसी ही सांद्रता इसकी हो जाती है। क्लियर? यानी कि रुधिर के बराबर गाढ़ा, अगर हम समझे तो। क्लियर? नहीं तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा या अलग से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आगे हम जरूर एक टॉपिक आएगा, वहां पर हम समपरासरी, अल्पपरासरी और अतिपरासरी के बारे में समझ लेंगे। वैसे केमिस्ट्री में आप समझ चुके होंगे समपरासरी, अतिपरासरी, अल्पपरासरी क्या होता है। क्लियर? तो यहां रुधिर और यहां मौजूद तरल की तरलता है वो समान हो जाती है। आगे बात करें, आगे बात करने से पहले एक डायग्राम और देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अपवाही धमनी है, ये तो अभिवाही धमनी जो रक्त लेकर आई थी, ये अपवाही धमनी बाहर निकलने से पहले इन सभी के चारों तरफ एक जाल बना लेती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जाल बनाकर इनकी भित्तियों से चिपकी हुई होती है और इनकी भित्तियों से उस तरल को पुनः अवशोषित करती है। माने कि जितना भी भाग पुनः अवशोषित किया जाता है वो सारा पुनः रक्त में पहुंच जाता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं अगली, जिसे कहा जाता है हेनले के लूप में अवशोषण। ये तो था समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। हेनले के लूप में पुनरावशोषण को हम दो चरणों में पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अवरोही भुजा में पुनरावशोषण, फिर हम पढ़ेंगे आरोही भुजा में पुनरावशोषण। तो यहां सीधी सीधी सी बात है, बहुत जनरल सी बात है कि यहां पर मौजूद जो भित्ति होती है हेनले के लूप की अवरोही भुजा में, वो अवरोही भुजा की जो भित्ति या कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति जल के लिए तो पारगम्य होती है लेकिन अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती। इसी वजह से अंदर मौजूद तरल में से केवल जल बाहर निकलकर रक्त में पहुंच जाता है और ये घटना सामान्य परासरण की क्रिया द्वारा होती है, विसरण की क्रिया द्वारा होती है। क्लियर? तो इस भुजा से केवल जल ही निकलता है। अब जैसे जैसे ये तरल सक्रिय समीपस्थ नलिका से नीचे की ओर आता है, इसमें से लगातार जल निकलता चला जाता है और ये तरल अब गाढ़ा हो जाता है। किसकी तुलना में? रक्त की तुलना में। और रक्त की तुलना में गाढ़ा होने के कारण अब इसे हम कह सकते हैं
कि ये नीचे पहुंचता पहुंचता विलीन हो जाता है रक्त की तुलना में अति परासरी, रक्त से गाढ़ा, तुलनात्मक। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं अगली भुजा के बारे में, जिसे हम कहते हैं आरोही भुजा। आरोही भुजा में जैसे ही पहुंचता है ये तरल, आरोही भुजा जो होती है उसकी भुजा जल और यूरिया के लिए अपारगम्य होती है, जबकि अकार्बनिक लवण पदार्थों के लिए ये पारगम्य होती है। यहां से सोडियम और क्लोराइड आयन सामान्य विसरण विधि के द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। क्लियर? जैसे जैसे आयनों या लवण पदार्थों का बाहर रक्त में पहुंचना होता है, वैसे वैसे अब इस तरल में जल की मात्रा बढ़ने लगती है, आयनों की मात्रा घटने लगती है। क्लियर? और जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये विलयन वापस अति परासरी से, माने कि गाढ़े से धीरे धीरे तरल होने लगता है और उसकी तरलता रुधिर के बराबर हो जाती है, माने कि वो कैसा हो जाता है? समपरासरी हो जाता है, रुधिर के समपरासरी हो जाता है। हेनले के लूप की आरोही भुजा की जो मोटा खंड है, ये मोटा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मोटे भाग में जब ये तरल पहुंचता है तब इस तरल से वापस वही सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम जैसे पदार्थों का पुनरावशोषण जारी रहता है। यहां जो जारी अवशोषण की क्रिया होती है, उस अवशोषण की क्रिया थोड़ी सी विशिष्ट है। कैसे विशिष्ट है? यहां से ये तरल सक्रिय अभिगमन द्वारा सीधा रक्त में नहीं जाता, पहले सक्रिय अभिगमन द्वारा बाहर यहां उत्तक तरल ठीक है, जो मेडुला भाग का उत्तक है, उस मेडुला भाग के उत्तकों के बीच में जो तरल है उनमें आ जाता है, या यूं कह सकते हैं मेडुला भाग की कोशिकाओं के बीच में आ जाता है, और फिर वहां से सामान्य विसरण द्वारा फिर रक्त में जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं यहां पर सक्रिय अभिगमन भी होता है और विसरण भी होता है। पहले सक्रिय अभिगमन से हेनले की जो मोटी भुजा है वहां से मेडुला उत्तक में जाएगा या कोशिकाओं के बीच में जाएगा, और फिर कोशिकाओं के बीच से विसरण द्वारा कहां पहुंच जाएगा? रक्त में। अब ऐसा करते करते आयनों की और कमी हो जाती है और जल की मात्रा यहां पर और ज्यादा बढ़ जाती है, माने कि अब विलयन यहां पर रक्त की तुलना में कम गाढ़ा है, यानी कि अल्प परासरी हो जाता है। क्लियर? आगे बात करें तो अब तरल और आगे की तरफ पहुंचता है, और आगे की तरफ पहुंचने का मतलब अब ये पहुंच जाता है कहां पर? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में किस प्रकार से पुनरावशोषण की क्रिया होती है। तो हम कहें कि यहां पर जो पुनरावशोषण है वो जारी रहता है। किसका पुनरावशोषण? सोडियम और क्लोराइड आयनों का पुनरावशोषण जारी रहता है। क्लियर? और जारी रहने के साथ साथ यहां पर लगभग 19% जल का भी पुनरावशोषण होता है। इस 19% जल के पुनरावशोषण होने की वजह से यहां पर पहुंचता पहुंचता ये तरल अब वापस थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। पहले बहुत पतला था, रुधिर की तुलना में पतला था। क्लियर? इसलिए उसे कहा था अल्प परासरी, लेकिन अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, तो पहले होगा समपरासरी। क्लियर? तो यहां दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं संग्रह नलिका में पुनरावशोषण के बारे में। जो संग्रह नलिका है वो संग्रह नलिका जल के लिए पारगम्य होती है, माने कि यहां से और ज्यादा मात्रा में जल को निकालकर रक्त में पुनः डाल दिया जाता है।
और जैसे जैसे जल और कम होता जाता है यहां का तरल गाढ़ा हो जाता है रक्त की तुलना में, माने कि वो हो जाता है अति पराशरी। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है अंतिम भाग में, इस संग्रह नलिका के अंतिम भाग यूरिया के लिए पारगम्य होता है। क्लियर? इस तरल में मौजूद, यहां पर आए तरल में मौजूद कुछ यूरिया छनकर बोमेन संपुट के उत्तकों के बीच गिर जाता है, या यूं कहें मेडुलरी उत्तकों के बीच में जो तरल है वहां पर चला जाता है और परासरण की क्रिया में सहायता करता है। क्लियर? तो ये था हमारा पुनरावशोषण। इस पुनरावशोषण की क्रिया के बाद एक तीसरा चरण आता है जो है हमारा स्रावण। आगे हम बात कर लेते हैं स्रावण के बारे में। अगले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको एक फोटो के रूप में कभी भी बार बार इसको देख सकें। क्लियर? जो स्रावण की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे कि रंगा पदार्थ जो वर्णक कण होते हैं, कुछ औषधियां, यूरिक अम्ल और हिपुरिक अम्ल, ये ऐसे पदार्थ हैं जो परानिस्यंदन की क्रिया के दौरान नहीं छन पाते हैं, माने कि रक्त में ही रह जाते हैं। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लूप में जब रक्त नलिकाएं आती हैं यहां से लौटकर वापस, तो उन रक्त से इनकी भित्तियों द्वारा ये चार पदार्थ और अन्य कुछ पदार्थ छनकर वृकक नलिका की गुहा में गिर जाते हैं। क्लियर? माने कि रक्त उन्हें यहां लाकर नलिका में डालता है, यहां से इन्हें नहीं डाला जाता। तो इन यहां पर जो ये नलिकाएं हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लूप की कोशिकाएं, इनकी भित्ति की कोशिकाएं, ये भित्ति की कोशिकाएं रक्त से उन तरल पदार्थों को या इन पदार्थों को रंगाकण, औषधियां, यूरिक एसिड और हिपुरिक एसिड इन्हें नलिकाओं में छोड़ देती हैं। यह घटना कहलाती है स्रावण। क्लियर? इस क्लास के लास्ट में हम बात कर लेते हैं कुछ और उत्सर्जी अंगों के बारे में, और वो उत्सर्जी अंग हैं कौन कौन से? वो है हमारी त्वचा, हमारे फेफड़े और यकृत। त्वचा पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में मौजूद कई नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अकार्बनिक लवण और अतिरिक्त जल को हमारे शरीर से बाहर निकालती है, माने कि उसका उत्सर्जन करती है। दूसरी बात कर लेते हैं फेफड़े। ये फेफड़े भी हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं, और किसके उत्सर्जन का कार्य करते हैं आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा यकृत। ये यकृत हमारे शरीर से अतिरिक्त अमीनो अम्ल या अनावश्यक अमीनो अम्ल या विकृत अमीनो अम्ल को विघटित करके उनसे अमोनिया बना देते हैं पहले तो,
और फिर इस अमोनिया से बना देते हैं वो यूरिया, और इसे शरीर से बाहर निष्कासन करने में मदद करते हैं। यहीं पर यकृत अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पित्त लवण का भी निर्माण करता है। तो यह था हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र। जो मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।